बबीता अपने पति पवन और बेटी चिंटू के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे। उनको 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। पवन खेत में काम करता और बबीता एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती। चिंटू बेटा अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट। ठीक है माँ। ऐसा कहकर बबीता अपने काम के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो वापस अपने घर आती है तो बोलती है, पवन जी क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हैं। बबीता 2 दिनों से खेत में कोई काम नहीं है और कोई और काम मुझे मिल नहीं रहा है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा। आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। मैं भी तो काम करती हूँ ना। बबीता तुम कब तक काम करोगी ऐसे। भगवान सब ठीक कर देगा। पवन और बबीता बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू आ जाता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। पापा कब आए, मैं तो आपको आते हुए नहीं देखा। अभी आया हूँ बेटा। वैसे तुम कहाँ खेल रहे थे। मैं पड़ोस में राकेश के घर खेल रहा था। अरे माँ सुनो, राकेश की मम्मी ने क्या सब्जी बनाई थी। क्या बनाया था। कोई पालक की सब्जी थी और उसके अंदर कुछ सफेद सफेद भी था। उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना मम्मी, मेरा तो मन करने लगा कि मैं भी खा जाऊं। ऐसा क्या दिखकर आया है तू जो पालक की सब्जी थी। अरे बबीता ये पालक पनीर की बात कर रहा है। आपको कैसे पता जी कि पड़ोस में पालक पनीर की सब्जी बनी है। मैं राकेश के पापा को बाजार में पालक और पनीर खरीदते हुए देखा था। अच्छा, तभी आपको पता है कि पालक पनीर की सब्जी है वहाँ। मम्मी आप भी कभी बनाया करो ना वो पागल पनीर की सब्जी। बेटा पागल पनीर नहीं, पालक पनीर। हाँ हाँ पागल पनीर। हाँ ठीक है, बना दूंगी। बबीता ने अपने बेटे से कह तो दिया था कि वो पालक पनीर बनाएगी, पर वो जानती थी कि पालक पनीर बनाना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसे ही दूसरा दिन होता है और वो रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि रेस्टोरेंट में तो पार्टी हो रही थी। नमस्ते सर, आपने बताया नहीं कि रेस्टोरेंट में पार्टी होगी आज। बबीता मुझे भी नहीं पता था, ये तो सुबह ही बुकिंग आई थी और तुम तो जानती हो कि बिजनेस इस टाइम कितना गिरा हुआ चल रहा है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। अब हम सबको मिलकर इस पार्टी के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और आज तुम्हें भी रसोई में सबकी मदद करनी होगी। हाँ मैं बिल्कुल मदद करूंगी, पर सर जो आपके रेस्टोरेंट में ये पिज्जा पास्ता बनता है ये मुझे बनाना नहीं आता। अरे बबीता तू परेशान मत हो, पिज्जा पास्ता नहीं पनीर की डिशेस चाहिए, जैसे कि शाही पनीर, पालक पनीर और पनीर पुलाव। इन सब की डिमांड की है क्लाइंट ने। हाँ ये तो मुझे अच्छे से बनाना आता है, इन सब में मैं आपकी मदद करूंगी। फिर बबीता रसोई घर में खाना बनाने वाले महाराज के साथ डिशेस बनाने में मदद करने लगी है। बबीता बहन ये सब देखो तैयार हो गया है, अब पालक पनीर रह गया है, क्या तुम बना सकती हो। हाँ बिल्कुल, मैं पालक पनीर तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो तुम पालक पनीर बना लो और मटर पनीर मैं बना लेता हूँ। बबीता को पालक पनीर बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है और वह सोचती है आज तो इतनी देर हो गई। चिंटू ने मुझे पालक पनीर की सब्जी बनाने को कहा था और हम तो इतने गरीब हैं कि ये सब्जी तो हमारे घर बना ही नहीं सकते। यहाँ तो इतनी सारी सब्जियाँ बनी हैं। काश पालक पनीर की सब्जी में से थोड़ी सी सब्जी मेरे चिंटू को मिल जाती। पार्टी शुरू हो जाती है और सभी को पार्टी में पालक पनीर बहुत पसंद आता है। सभी मैनेजर से पालक पनीर की तारीफ करते हैं। फिर मैनेजर बबीता से कहते हैं, बबीता आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें देर भी हो गई है। तुम एक काम करो, पालक पनीर की जो सब्जी बची है ना वो तुम अपने घर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद सर। अब बबीता वो बची हुई पालक पनीर की सब्जी अपने घर ले जाकर अपने बेटे चिंटू को देती है। चिंटू देख मैं आज तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। मम्मी क्या लाई हो। तुम्हारा पागल पनीर। बबीता ने हंसते हुए ऐसा बोला और चिंटू को पालक पनीर की सब्जी परोसी। चिंटू देखते ही खुश हो गया। मम्मी ये तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, ये किसने बनाई है। बेटा ये मैंने ही बनाई थी। पापा आज मम्मी मेरे लिए पालक पनीर लेकर आई हैं। ये सुनकर पवन हंसने लगा। पालक पनीर नहीं बेटा, पालक पनीर। और तुम्हारी मम्मी कहाँ से लाई हैं? पवन बबीता से जाकर पूछता है। बबीता चिंटू कह रहा था तुम पालक पनीर लाई हो, पर कहाँ से। मैं रेस्टोरेंट से लेकर आई थी सब्जी, आपको भी परोसती हूँ, आप भी बैठिए। रेस्टोरेंट में इतना खाना तो बचता नहीं है। आज रेस्टोरेंट में पार्टी थी, जो खाना बच गया वो मैनेजर सर ने हम सबको दे दिया। ये तो अच्छा हुआ, आज तुम्हें घर वापसी में देर भी हो गई थी। हाँ बबीता पवन को भी पालक पनीर की सब्जी परोसती है। पवन पालक पनीर की सब्जी का पहला निवाला खाते ही बोलता है, क्या सब्जी है बबीता, मजा आ गया आज तो। ये सब्जी रेस्टोरेंट में किसने बनाई थी। जी मैंने बनाई थी। पार्टी की बुकिंग सुबह ही हो गई थी, इसके चलते रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ को मिलकर मेहनत करनी पड़ी। बबीता
तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बबीता, क्यों ना हम भी एक पालक पनीर का ठेला लगा लें? कैसे? मैं समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि हम कुछ खाने का ठेला लगा लेते हैं। अब तुम इतना अच्छा पालक पनीर बनाती हो तो इसका ही ठेला लगा लेते हैं। पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात कर लो और मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मैनेजर सर से बात करती हूँ। रेस्टोरेंट का काम छोड़ने के लिए भी बात कर लेना। ठीक है। दूसरे दिन जब बबीता अपने रेस्टोरेंट जाकर मैनेजर से बात करती है तो मैनेजर पैसा देने के लिए तैयार होता है, पर बबीता को काम छोड़ने से मना कर देता है। बबीता, मैं पैसे तो दे दूंगा पर तुम काम छोड़कर नहीं जा सकती। सर, मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे करूँगी? बबीता, अब ये तुम देखो। बबीता निराश होकर अपने घर जाती है और पवन को ये सब बताती है। पवन जी, मैनेजर सर ने पैसे देने के लिए तो मना नहीं किया, पर वो काम छोड़ने नहीं दे रहे। बबीता, तुम परेशान मत हो। मैंने साहूकार से बात की थी, वो मुझे उधार पैसे दे देगा। मैं कल ही जाकर पैसे ले आता हूँ। पवन साहूकार से पैसे ले आता है और उन पैसों से पालक पनीर की सामग्री का सामान ले आता है और फिर बबीता उससे पालक पनीर की सब्जी तैयार करती है। सब्जी तो तैयार हो गई, पर ये हम बेचेंगे कहाँ? मम्मी, क्यों ना मेरे स्कूल के पास आप अपने पालक पनीर की सब्जी का ठेला लगा लो। ये बात तो तुमने ठीक कही चिंटू। हाँ, वहाँ हमारा काम बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, तो हम वहीं पर अपना ठेला लगाएंगे। चिंटू के स्कूल के पास बबीता अपना ठेला लगाती है और उसकी पालक पनीर की सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है कि जो भी खाता है वो उसके पालक पनीर का दीवाना होता चला जाता है और उनका काम इतना अच्छा चलने लगता है कि बबीता पालक पनीर वाली के नाम से फेमस हो जाती है और अब वो ठेले पर नहीं बल्कि स्टॉल पर पालक पनीर की सब्जी बेचने लगती है और उनके हालात भी सुधर जाते हैं। मनोज बहुत ही गरीब था और अपनी बीवी उषा और बेटे गोपी के साथ माधवपुर में रहा करता था। अपने गुजर बसर के लिए वो लकड़हारे का काम किया करता और उसी से उनकी रोज की जिंदगी कट रही थी। एक दिन गोपी अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, आपने मेरा नाम गोपी क्यों रखा? कैसा नाम है ये? आपको पता है, एक नाटक में बहू का नाम गोपी था। सब मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे बच्चे, तेरा नाम हमने भगवान कृष्ण के नाम पर रखा है क्योंकि तेरी माँ भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है और शादी के 7 साल बाद बड़ी मुरादों के बाद तू हुआ तो हमने तेरा नाम गोपी रख दिया। ठीक है पापा, अब से जब कोई भी मुझे मेरे नाम से चिढ़ाएगा तो मैं उनको ये सब बता दूंगा। गोपी और मनोज बात कर रहे थे कि तभी उषा दाल रोटी थाल में रखकर मनोज के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बस दोनों बाप बेटे की बातें हो गई हो तो अब खाना खा लो। सुबह गोपी को स्कूल भी जाना है। अब पूरा परिवार साथ में खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही और गांव में जन्माष्टमी की रौनक लगने लगती है क्योंकि कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। ऐसे में उषा अपने पति मनोज से कहती है, सुनिए जी, मैं इस साल भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख लूँ? उषा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े चाहिए, भोग चाहिए, सब तैयारी कैसे हो पाएगी? मेरी मानो तो इस बार भगवान से माफी मांगकर हाथ जोड़ दो कि हम अपने घर पर जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। उषा मनोज की बात सुनकर निराश हो जाती है और तभी गोपी मुस्कुराता हुआ स्कूल से घर लौट कर आता है और अपने माता पिता को साथ में देखकर दोनों से कहता है, माँ, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ना जन्माष्टमी का फंक्शन होने वाला है और टीचर ने मुझे कहना बनाया है, उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। हे मुरली वाले, ये किस दुविधा में डाल रहा है? ना ही उषा के व्रत के पैसे हैं और ना ही गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी उत्सव में उसके लिए पोशाक लाने के। हे मुरली वाले, मुझे इस दुविधा से निकाल दे। इस बार मैं भी जन्माष्टमी का व्रत करूँगा। मनोज ये अपने आप से बोलता है और निराश होकर फिर बाहर की ओर चला जाता है। अब जन्माष्टमी को एक दिन शेष था कि तभी उषा की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, अरे उषा, कल जन्माष्टमी है, तुझे लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान लेने नहीं जाना क्या? इस बार व्रत रखेगी भी या नहीं? शांति, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। घर में खाने के भी लाले पड़े हैं और फिर गोपी के खर्चे अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करूं। जानती तो मैं हूँ उषा कि तेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो जानबूझ के तुझसे यही पूछकर तेरे जले पर नमक छिड़क रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने की तो बात ही अलग होती है। कोई बात नहीं उषा, अब क्या करें, तू रहने दे, मैं अकेले ही बाजार हो आती हूँ।
कल जब व्रत रखूंगी तो तुझे प्रसाद देने आ जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ। शांति ये बोलकर चली जाती है। दरअसल शांति उषा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि भले ही उषा गरीब थी पर अपने परिवार में खुश थी। वहीं शांति अमीर थी पर उसके घर कोई संतान नहीं थी। अब उषा शांति के जाने के बाद सोचती है, नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी ही होगी। शायद कान्हा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कान्हा की दी हुई हर परीक्षा में अव्वल आऊंगी। उषा ये बोलती है, जिसके बाद वो अपनी एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकालकर उसके हाथों से सिलाई कर गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करती है, जिसे पहनकर गोपी कहता है, माँ ये तो बहुत सुंदर है, जब मैं ये कल पहनूंगा तो सबसे सुंदर लगूंगा। हाँ मेरे लाल, वो तो तू है ही। चलो मेरी एक दुविधा तो सुलझ गई, बस लड्डू गोपाल मेरी दूसरी परेशानी भी हल कर दे। उषा ये कहती है और गोपी के स्कूल फंक्शन की तैयारी करने लगती है। वहीं मनोज एक ठाकुर के घर लकड़ी का काम करने जाता है और कहता है, साहब लकड़ी का काम करने आया था। मुझे गांव में किसी ने बताया कि आपके घर में कुछ काम है। हाँ है तो, हमारा एक दीवान थोड़ा आवाज करता है, लेकिन वो हमने विदेश से मंगवाया है। अगर टूट गया तो तुमको इसके पैसे भरने पड़ेंगे। साहब मैं गरीब, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लूं, बहुत रहता है। गांव में भटक भटक कर तो मैं काम मांगता हूं, एक दुकान तक नहीं है मेरी, मैं कहां से हर्जाना भरूंगा। तो फिर जा यहाँ से, मेरे मुंह मत लग। मैंने तेरी जिंदगी के कलेश सुनने के पैसे नहीं लिए, समझा तू? नहीं नहीं साहब, मुझे काम की जरूरत है, मैं आपका दीवान ठीक कर दूंगा और हर्जाना हुआ तो भी भर दूंगा। ठाकुर ये सुनकर मनोज को दीवान दिखाता है और मनोज को वहाँ छोड़ देता है, जिसके बाद मनोज कहता है, अगर गोपी और उषा के लिए पैसे चाहिए तो डर मत मनोज, मेहनत कर। मनोज ये कहकर अपना हथौड़ा और कील निकालकर अपना काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कई घंटों की मेहनत के बाद दीवान को ठीक करके ठाकुर के पास आकर कहता है, साहब आपका दीवान ठीक हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये लो 500 रुपए तुम्हारी आज की मेहनत के। शुक्रिया साहब, लेकिन आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब आपको उस दीवान को फेंक देना चाहिए, उसकी लकड़ी कमजोर हो रही है, वो कभी भी टूट सकता है और आपको चोट आ सकती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? विलायत से मंगवाया हमने वो दीवान और तू बोल रहा है टूट जाएगा। ओ मैं सब समझ गया, ये इसीलिए बोल रहा है ताकि मैं तुझे नया दीवान बनाने का काम दे दूं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, लेकिन धोखेबाज और झूठा नहीं हूँ। ये दीवान कमजोर है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सब समझता हूँ मैं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चल निकल धोखेबाज कहीं का। ठाकुर ये बोलकर मनोज से पैसे छीनकर उससे निकाल देता है और मनोज घर आकर रोते हुए अपनी बीवी उषा से कहता है, मुझे माफ कर दो उषा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, आपने कोशिश की यही बहुत है। शायद कान्हा को कुछ और ही मंजूर होगा, पर आप फिक्र मत करो, मैंने गोपी के स्कूल फंक्शन में ड्रेस का इंतजाम कर दिया है। और रही बात मेरी, तो मैं जन्माष्टमी का व्रत कर लूंगी, बाकी जो उस ऊपर वाले की मर्जी। मनोज और उषा ये बोलकर सो जाते हैं और उषा अगले दिन लड्डू गोपाल की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और उसके आगे सुबह सुबह हाथ जोड़कर कहती है, हे कृष्ण मुरारी, तेरे ये भक्त तेरे लिए व्रत कर रही है, हमारे परिवार की सब समस्या को हर लीजिए। उषा ये कहती है और पूरे दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत करती है। और कोई काम ना होने की वजह से मनोज भी घर था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था कि तभी उनके घर ठाकुर आता है और मनोज उसे देखकर कहता है, साहब आप मेरे घर, सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं मनोज, गलती तो मुझसे हुई है, जो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी माँ उस दीवान पर लेटी और वो टूट गया। हमको तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसीलिए हम तुमको तुम्हारी मेहनत के पैसे वापस करने आए हैं और हम एक लकड़ी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको तुम्हारी जरूरत होगी। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारे परिवार की सब समस्या ही हल कर दी। ठाकुर ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद गोपी भी खुशी खुशी घर आता है।
क्योंकि उसके स्कूल के फंक्शन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जिसके बाद मनोज और उषा ठाकुर के दिए पैसों से लड्डू गोपाल के लिए मक्खन, साज श्रृंगार और सामान बहुत कुछ लेकर आते हैं। और ये देखकर उषा की पड़ोसन शांति जल भुन जाती है। इन गरीबों के पास जन्माष्टमी की तैयारी के पैसे कहाँ से आए? खैर कोई नहीं, मेरा क्या, मेरे घर से तो नहीं लिए ना। मनोज भी सुबह से भूखा था। वो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है और ठीक रात को 12 बजे उषा और मनोज कृष्ण जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करते हैं। अब मनोज भी उषा के साथ हर साल जन्माष्टमी का व्रत करता, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी की सब मुसीबतों को हर लिया था और कई परेशानियों के बाद भी गरीब की जन्माष्टमी सकुशल मन गई थी।